अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान टुनाइट के साथ मैं हूं आदिल निज़ामी। 9 मई वाक़यात के मुकदमात मंतकी इंजाम को पहुंचना शुरू हो चुके हैं। आज फौजी अदालतों ने 25 मुजरिमान को सज़ा सुना दी है। ISPR की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक बताया गया है कि 25 हफ्ते हैं जो मुख्तलिफ इंस्टॉलेशन पर हमलों में मुलविस पाए गए थे, उनको सज़ाएँ सुनाई गई हैं। फौजी अदालतों ने 9 मई वाक़यात में मुलविस 25 मुजरिमों को 2 से 10 साल तक सज़ा जो है सुनाई है। इंसाफ तब होगा जब मास्टरमाइंड को आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिल जाएगी। ISPR का मौक़िफ़ है सियासी प्रोपेगेंडे और जहर झूठ का शिकार बनने वाले लोगों के लिए सज़ाएँ तंबीह हैं। ISPR का ये कहना है। अगर हम सज़ाओं की बातें कर लें तो 14 मुजरिमों को 10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। एक मुजरिम को 9 साल, एक मुजरिम को 7 साल, 2 मुजरिमों को 6 साल, 2 मुजरिमों को 4 साल, एक मुजरिम को 3 साल, जबकि 4 मुजरिम ऐसे हैं जिनको 2-2 साल की सज़ाएँ सुनाई गई हैं। हम देख रहे हैं सज़ाओं का अमल शुरू हो चुका है, लेकिन ये अमल जो है हम देख रहे हैं कारकुनान से शुरू हुआ है। बानी PTI दीगर जो सीनियर लीडरशिप है उन पर भी मुतअद्दिद केसेस हैं जो टेररिज्म कोर्ट में ज़ेर समाअत हैं। आज हमने देखा ख्वाजा आसिफ जो वज़ीर दफ़ा हैं उन्होंने एक्स पर सज़ाओं के हवाले से पैगाम दिया। उन्होंने क्या कहा ये भी आपको बता देते हैं। उन्होंने कहा जी अमेरिका और बरतानिया की तर्ज पर ये पूरे जो मुकदमा स्पीडी ट्रायल नहीं हुआ। 9 मई वाक़यात पर माफ़ी ना मांगने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर भी उन्होंने तनकीद की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हेजिटेशन का शिकार दिखाई दी। सियासी जमात बतौर सियासी जमात उसे हेजिटेशन नहीं दिखानी चाहिए थी। साथ साथ मास्टरमाइंड की बात वो भी कर रहे हैं, जिस तरह ISPR का जो प्रेस रिलीज़ है उसमें उसका जिक्र है, तो ख्वाजा आसिफ भी उसी का तस्करा कर रहे हैं। दूसरी जानिब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यकसर मुस्तरद कर दिया है आज जो सज़ाएँ दी गई हैं। इसके साथ साथ बैक चैनल मुज़ाकरात की भी खबरें हैं। आज के प्रोग्राम में इन तमाम इशूज़ पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शौकत यूसुफजई, सीनियर रहनुमा हैं पाकिस्तान इंसाफ के। आबिद ज़ुबैर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर कानूनदान हैं। हाफिज़ एहसान साहब हमें स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं, आप भी सीनियर कानूनदान हैं, आइन और कानून को बड़े अच्छे से समझते हैं। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा इख्तियार वली भी हमें ज्वाइन करेंगे। आगाज़ करते हैं शौकत साहब आपसे, ये बताएं कि बिला आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मुतालबा था 9 मई मुकदमात, गिरफ्तारियाँ, सज़ाएँ नहीं हो रही, ट्रायल स्पीडी नहीं हो रहा, सज़ाएँ मिल गई हैं। ये तो अंडरस्टूड बात है कि जो सिविलियन है वो उनका जो ट्रायल है वो ऑलरेडी पार्टी कह चुकी है कि ये आइन से मुतसादिम है कि मिलिट्री कोर्ट से एक आम आदमी को सजा दे। तो पहली बात तो ये कि जो इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। मैं ये कहता हूँ कि अगर किसी ने जुर्म किया है ना तो जुर्म की सजा होनी चाहिए मुजरिम को, लेकिन उसके लिए ये बहुत लाजमी होता है कि जो ट्रायल हो वो सबके सामने हो और लोगों को नजर आए, इंसाफ भी नजर आए, और जो सजाएं होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए। मैं इसके वो नहीं हूँ, लेकिन जो इस तरह की सजा की किसी को पता ही नहीं है। 1.5 साल तक लोग रहे, जेलों में रहे, अचानक जो है वो फैसला आ गया। तो मेरे ख्याल जाती तौर पे ये है कि अगर हम अपने इदारों को एहतराम देना चाहते हैं, अपने इदारों का कि नेकनामी चाहते हैं, तो इंसाफ के तकाजे दिखाई देने चाहिए ताकि लोगों को शकूक शुबा दें। इसीलिए बार बार ये कहा जाता रहा कि जुडिशल कमीशन बनाया जाए ताकि 9 मई या जो 26 नवंबर ये जो हमारा डिमांड है कि जी इस पे जरूर तहकीकाती कमीशन बनना चाहिए। तो उससे ये होगा कि अगर जो चीजें हमें दिखाई जा रही हैं, बिल्कुल अगर किसी ने गलत किया तो ठीक है, बिल्कुल उसको सजा होनी चाहिए, लेकिन इससे क्यों गवर्नमेंट भाग रही है कि जी जुडिशल कमीशन ना बने, बस जी जो मिलिट्री कोर्ट्स कह रही है यही सही है। देखिए अभी तो ऑप्शन है, मेरे ख्याल से पार्टी जो है वो जाएगी फर्दर उसके अपील करेगी जो बाला कोर्ट्स हैं, लेकिन मेरे जाती राय ये थी कि ऑलरेडी इतनी ज्यादा पोलराइजेशन है मुल्क के अंदर और उसमें इस तरह के फैसलों से नुकसान पहुंचता है मुल्क को, लेकिन तो होना ये चाहिए था। है वो आपके दौरे हुकूमत की मिसाल देती है कि उस टाइम ये पूरा मामला शुरू हुआ, उस टाइम भी बहुत से सिविलियंस ऐसे हैं जिनको सजाएं मिली मिलिट्री कोर्ट से। आप सब एक तो इन सजाओं का बताएं कि आगे चल कर क्या ऑप्शन मौजूद हैं जिनको सजाएं मिली हैं और माजी में इस हवाले से क्या कुछ होता रहा। बिस्मिल्लाह आदिल, 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक ये है कि पाकिस्तान का आइन या पाकिस्तान का जो कानून है जो आपके मिलिट्री लॉ से रिलेटेड है, क्या वो इस वक्त पाकिस्तान का लॉ ऑफ द लैंड है या नहीं है। तो उसका जवाब ये है कि लॉ ऑफ द लैंड जो है वो 1967 से लेके आज के दिन तक मिलिट्री लॉज जो हैं वो लॉ ऑफ द लैंड है, और उनके नीचे ऐसे तमाम सिविलियंस जो हैं जो आपके आर्मी के रिटायर्ड ऑफिशल्स हैं
या आपके एलियन एनिमीज़ के लोग हैं, या आपके इंटेलिजेंस एजेंसीज़ या आर्मी के अंदर सिविल लोग हैं, या ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़ लड़ते हैं, या ऐसे लोग जो हैं जो पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशंस जो नोटिफाइड एरियाज़ हैं उनके ऊपर अगर जाके कोई भी क्राइम कमिट करते हैं तो उनको मिलिट्री एक्ट के अंदर कॉग्निजेंस किया जा सकता है, और अगर उन्हें कॉग्निजेंस किया जा सकता है तो उनको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई किया जा सकता है। दूसरा जो आपका ये है कि अब ये है कि ये अपनी कन्फर्मेशन जो है इनकी सज़ाओं से पहले जो है ये पार्डन के लिए भी कह सकते हैं, और अगर इनकी सज़ाएं कन्फर्म कर दी जाती हैं तो इनको जो है वो राइट ऑफ अपील अंडर मिलिट्री एक्ट जो है वो सेक्शन 133(20) के नीचे मौजूद है। इनको रिमिशंस जो है इनका जो है अपना लॉयर कर सकते हैं, अपनी मर्जी के मुताबिक गवाह ला सकते हैं, एविडेंस ला सकते हैं, और अगर फिर कोर्ट ऑफ अपील के अंदर ये मुतमईन नहीं है तो फिर उसके बाद ये है कि हाई कोर्ट के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल जुरिसडिक्शन के अंदर जा सकते हैं जो आर्टिकल 199 है। फिर मुतमईन नहीं है तो पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर आर्टिकल 185 और फिर आर्टिकल 188 के नीचे रिव्यू जो है। तो तमाम जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है उसके अंदर जो चीज़ें अवेलेबल हैं वो सारी की सारी रेमेडी उनके पास अभी मौजूद है। जुबैर साहब, एक तो आज का जो फैसला इसको आप कैसे देखते हैं, और क्या अब ऑप्शन क्या होगी जिनको सजाएं मिली हैं, और आगे चलकर जो मजीद सजाएं भी होती हैं, तो कैसे देखते हैं इस पूरी सूरत हाल को आप? हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, हमारा एक मौक़िफ़ है कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल हो ही नहीं सकता। या ये 52 साल नहीं है, 1967 में आया था कि लॉ जो है 1952 का आर्मी एक्ट, उसमें इस तरह की कोई शक नहीं थी। सिर्फ 67 में अयूब खान साहब के जमाने में उसको दाखिल किया गया। 1975 में FB अली का केस आया जिसमें एक रिटायर्ड फौजी अफसरान के खिलाफ केस चलाया, उन्होंने इसको चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा ये नहीं हो सकता, आप पे मिलिट्री एक्ट लगता है, 21D वगैरह की बात उन्होंने की, और फेयर ट्रायल की भी उसमें बात की, लेकिन वो 1962 के आइन के तहत हुआ था। उसके बाद 1973 के आइन में आर्टिकल 85 ऐड किया गया, जो अब ज़हरे बहस है कि जी के क्या उसकी होते हुए ये आर्टिकल 8(3) के अंदर जिसमें लॉज को प्रोटेक्ट किया गया है वो क्या उस पर लगता है नहीं, ये भी बहस है। तो ये कह देना कि जी उनका ट्रायल सही हुआ, ये तो इसलिए इनकी सजा सुनाने की इजाजत दे दी गई कि वहां जो एक हसन नियाजी के वालिद साहब थे, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, वो आके कहते थे मेरे बच्चे इतनी देर से बड़ा, आप इसको सुनाने दें सदाई को। और दूसरी बात है, लोगों का अक्सरियत ये चाहती थी कि यहाँ से मिलिट्री तहवील से निकल के अगर उनको सजा हो जाती है तो वो सिविल अदालत जेलों में आ जाएंगे, और सुना है कि आज कुछ लोग ट्रांसफर भी कर दिए गए हैं जेलों के अंदर। तो ये इस वजह से किया। लेकिन ये उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो असल बात कह रहे वो ये है, उन्होंने कहा है कि ये जो भी ये सजाएं दें मिलिट्री कोर्ट्स वाले उन 85 लोगों को, वो मशरूत हैं इसके फैसले की जो सब जुडिस है और पार्ट हर्ड है बिफोर द सुप्रीम कोर्ट। अपेलेट कोर्ट के इंटरकोर्ट अपील चल रही है उस फैसले के खिलाफ 23 अक्टूबर के। लेकिन नेचुरली रिट पिटीशन में स्कोप कम हो जाता है। अगर अपील देनी थी तो अपील कोई इंडिपेंडेंट बॉडी को देनी चाहिए थी इसके खिलाफ। चलें यूसुफ साहब, ये मामलों कह रहे हैं जी मास्टरमाइंड और जिन्होंने पूरा मंसूबा बनाया उनको सजाएं मिलनी चाहिए। उसका ऑल्दो मिलिट्री कोर्ट्स में उनके केसेस नहीं है, ATC कोर्ट में है, तो बानी PTI और दीगर जो सीनियर लीडरशिप है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उसके लिए मुश्किलात देख रहे हैं आने वाले टाइम में आप? देखिए, मेरे ख्याल से जो सारा किस्सा तो इमरान खान के इर्द घूम रहा है और उनको फंसाने के लिए 26वें आईनी तरमीम को लाया गया। अगर आप देखें तो उस वक्त तो वो खुद उसके कस्टडी में थे और उनके बारे में कहा गया कि जो उनको तो तब पता चला जब वो सुप्रीम कोर्ट पहुंचे और चीफ जस्टिस के सामने खड़े, उस वक्त उनको पता इल्म हुआ। फिर उन्होंने वहां पे उसकी मजम्मत भी की। जो ट्रायल जो मेरे भाई ने कहा, जुबैर साहब ने बिल्कुल सही कहा कि देखिए, जब भी आप किसी को सजा देते हैं ना तो वो कम से कम वो बंदा मुतमईन हो, उसकी फैमिली तो मुतमईन हो ना कि जी हाँ ठीक है, इसने गलत किया है तो सजा हुई। तो देखें, यहाँ पे लोग कत्ल कर लेते हैं, वो हो जाते हैं, तो जब सजाएं सुनाई जाती है तो वो इसलिए एक्सेप्ट करते हैं कि उनको पता होता है कि इन्होंने कत्ल किया है। तो ये मैं अर्ज कर रहा हूँ कि ये निहत्ते वर्कर्स थे, पॉलिटिकल वर्कर्स थे। यहाँ तो आपको ये भी आपको आपके इल्म में होगा कि जो दहशतगर्दी के जो मुकदमे थे जिन लोगों के ऊपर जो दहशतगर्दी के मामलात में मुलविस भी थे, उनको भी जब सजाएं हुई बाद में कोर्ट ने फिर उनको उस अदम सबूत के बुनियाद पे फिर रिहा भी कर दिया। लेकिन चले इस पे अदम सबूत और जो आगे जो है ऑप्शन तो मौजूद है कि कहाँ जाना है, लेकिन बज़ाहिर ये लगा कि जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 9 मई वाक़यात या GHQ हमला के सजाएं पा नहीं लेती, आप पॉलिटिकल दोबारा वापसी उसकी मुश्किल है, बज़ाहिर ये लग रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से मैं ये कहना चाहता हूँ, देखें, ये तो इमरान खान ने भी कहा है कि आप तहकीकात कर लें, जो इदारे बने हैं तहकीकात के लिए, या तो फिर इन इदारों को खत्म कर दें, बाकी क्या जरूरत रह गई है।
अगर ये इदारे हैं और ये इन इदारों की जिम्मेदारी बनती है, जुडिशल कमीशन बन सकता है, हर चीज के ऊपर बनता है तो इस पे भी बन जाए ना। इतना अहम वाकया हुआ है, हम कह रहे हैं कि बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया हुआ है, तो मेरे ख्याल से हमें तो कोई खुशी नहीं है। मैं बजाती तौर पे यकीन करें 9 मई को मैं खुद, यानी मैंने अगर आपने देखी होगी वीडियो, तो मैं वाहिद बंदा था, मैं कोर कमांडर की तरफ लोगों को नहीं छोड़ रहा था। मैंने कहा नहीं जाना है आपने। उस पे फिर मुझे भी मार पड़ी और मेरे कपड़े भी फाड़े गए। काफी लोग मतलब आप कह रहे हैं कि आप रोक रहे थे, लेकिन लोग गए तो सही ना। मतलब ऑल्दो लोग कह रहे हैं, शाह महमूद कह रहे हैं कि वो मौका पर नहीं थे, खान साहब आप कह रहे हैं कस्टडी में थे, लेकिन तस्वीर है, वीडियोस हैं, लोग गए तो सही ना। जिन्ना हाउस भी गए, बाकी जगहों पे भी गए। मैं पेशावर की बात कर रहा हूँ, पेशावर में लोग नहीं गए उस तरफ, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि जाने वाले थे। उस वक्त जो मॉब था ना, वो तो देखे मॉब में कौन किस्म के, बहुत बड़ी किस्म के लोग थे। तो जो मुझे मार रहे थे और मेरे कपड़े फाड़ रहे थे, तो वो कौन थे? वो भी तो जरा दिखाया जाए ना उस पे। उसकी भी तो वीडियोस होंगी, उसके भी तो होंगी। आखिर मैंने किस खाते में मार खाई? हम सब कस्टडी वाली बात कर रहे हैं कि खान साहब कस्टडी में थे, शाह महमूद बात कर रहे हैं कि वो मौका पर नहीं थे, कराची में थे। तो जब हाई कोर्ट में पूरा मामला जाएगा, ये लोग भी जब जाएंगे, मिलिट्री कोर्ट से इनका ट्रायल हुआ है, तो वहाँ चीज़ें क्या वक़्त रह जाएगी फिर? देखिए आदिल, एक तो ये है कि जो इस वक्त आपके सामने सिचुएशन आई है, यानी कि आपके सामने काफ़ी लोग थे, सैकड़ों के अंदर थे, उसके अंदर सिर्फ 103 को जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स के लिए या आर्मी एक्ट के नीचे जो है वो ट्राई किया गया। उसमें 18 लोग ऐसे थे जो फेज़ 1 के अंदर जिनकी सज़ाएं पूरी थीं, उनको रिलीज़ कर दिया गया। और उसमें 85 ऐसे हैं जिसमें 25 जो हैं उनको 2 से 10 साल है और 60 की अभी सेंटेंसेस जो है आपने अनाउंस कर। ये वो लोग हैं कि जिनकी उस मौके के ऊपर या किसी भी जगह जो आर्मी की इंस्टॉलेशन है, जिसको नोटिफाइड एरियाज़ है, उसके अंदर अगर आप जाते हैं तो पाकिस्तान का आर्मी एक्ट जो है वो अप्लाई करता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द एवरीथिंग दी। अब उसके अंदर ये है कि या इनकी फिजिकल प्रेजेंस है, या इन्होंने मीडिया या सोशल मीडिया के ऊपर एक्सप्रेस किया है, या इनकी वीडियोस बनी है, या इनकी कन्फेशनल स्टेटमेंट है, और या ये है कि इनकी जियो फेंसिंग है, जो भी चीज़ ऐसी है जिसकी बुनियाद के ऊपर उनके रोल के मुताबिक जो है मिलिट्री कोर्ट्स ने उन्हें अनाउंस किए सेंटेंसेस दी। अब दूसरी कैटेगरी जो है वो है कि जिसने इस सारी चीज़ को प्रोवोक किया, जो आपको 2 ISPR की स्टेटमेंट से आएगा। एक जो फॉर्मर DDISI है, जब उनको फॉर्मल चार्ज फ्रेम किया गया था मिस यूज ऑफ अथॉरिटी का या एक्सीड ऑफ अथॉरिटी का, उसके अंदर भी एक हिंट आया था कि 9 मई के इंसिडेंट्स जो है उनको इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। और दूसरा आज के अंदर भी आया है कि अगर ये पूरे मुल्क के अंदर ये इंसिडेंट्स हुए हैं, 62 जगहों के अंदर आए हैं, तो कौन सी ऐसी चीज़ थी कि जिसके अंदर ये सारे पूरे मुल्क के अंदर आए हैं? किसी की क्रॉबोरेशन थी या इंस्टिगेशन थी या मोटिवेशन थी या प्रोवोकेशन थी। तो मैं ये समझता हूँ कि उसके अंदर प्रोसिक्यूशन के लिए जो है वो एविडेंस को क्रॉबोरेट करना बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म की चीज़ें ऐसी आएंगी कि अगर आपने फेज़ 2 के अंदर जाना है, और अगर फेज़ 2 के अंदर ये चीज़ साबित हो जाती है कि इस सारी चीज़ के पीछे प्रोवोकेशन थी या इंस्टिगेशन थी या प्लानिंग थी, तो जो भी इस चीज़ के अंदर आएगा उसको पाकिस्तान आर्मी एक्ट के अंदर उस पर कॉग्निजेंस लिया जा सकता है और उसको मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर टूट या ट्रायल किया जा सकता है, जितनी देर तक पाकिस्तान की पार्लियामेंट जो है उस लॉ को विड्रॉ न करे या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उस लॉ को सेट असाइड न करे। मेरा यह ख्याल है कि ये एक आर्ग्यूमेंट तो हो सकता है, लेकिन लॉ ऑफ द लैंड या पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट उन तमाम एरियाज को जो है जिन पे बात की जाती है उनको ना कभी किसी पॉलिटिकल पार्टी ने चैलेंज किया है, ना पाकिस्तान की सिविल सोसाइटी ने चैलेंज किया है, ना पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने उसको अल्ट्रा वायरस किया है। तो ख्वाहिश तो हो सकती है, लेकिन लॉ यही है कि जो इन लॉज की वायलेशंस करेगा आप उसको आर्मी एक्ट या मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्राई कर सकते हैं। ठीक हो गया। अख्तियार वली साहब आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। ये बता दें लीडरशिप तक भी मामला जाएगा? कोई इस बात को बिल्कुल भी रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसको मुस्तरद नहीं कर सकता, इसको झुटलाया नहीं जा सकता कि ये सारा कुछ किया दरा किसका है। पीटीआई की सारी क़यादत ये गर्दानती रही कि हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ये सजा और जजा का जो अमल है ये तो मेरे ख्याल में थोड़ा सा लेट हो गया, और ये जरूरी इसलिए होता है कि जब तक आपने 9 मई के किरदारों को सजा नहीं दी तो आपके पीछे उसके पीछे फिर 26 नवंबर होता रहेगा। और मैं समझता हूं, मैं पॉलिटिकल डेमोक्रेट हूं, लेकिन हमने खुद मार्शल लॉ को फेस किया है, हमने खुद हुकूमतों को आते जाते देखा है। हमारे परवेज मुशर्रफ के साथ बड़े ग्रीवियंसेस भी थे, डिफरेंसेस भी थे, बड़े मसाइल थे, उन्होंने तो हमारे साथ बड़ा पर्सनल भी किया था, लेकिन
हमने कभी जीएचक्यू के दरवाजों पे हमले नहीं किए। जीएचक्यू रावलपिंडी पे या दहशतगर्दों ने किया है हमला और या फिर पीटीआई ने किया है। और आज जो इनको सजा मिल गई है, मैं समझता हूं ये जो जिनको सजा मिली है ये तो बेचारे मोहरे हैं, ये तो कारकुन है। जो आपने सवाल किया अब मैं उसको रिस्पॉन्ड करने लगा। ये कारकुन है, ये मोहरे हैं, इनको इस्तेमाल किया गया, इनके तो जहनों को बारूद और इंतशार से भरा गया। लेकिन जो इसके पीछे मेन मास्टर माइंड्स हैं जो जेल में पड़े हैं, एक का कोर्ट मार्शल हो रहा है और दूसरा जो है वो कभी फाइनल कॉल की बत्ती जलाता है, कभी सिविल नाफरमानी की थ्रेट देता है। उसको पता लग गया है ना, ये जो इतनी जल्दी उसको पड़ गई है कि आज फाइनल कॉल करो, डू और डाई करो, सिविल नाफरमानी करो, असेंबली बायकॉट करो। उसको पता है कि उसने किया क्या है और उसने भुगतना क्या है। वक्त आ गया है भुगतने का। और मैं समझता हूं ये जो इतना लेट हो गया, इसको लेट नहीं होना चाहिए था, क्योंकि इस लेट होने में पीटीआई ये बयानियां भी बहुत ज्यादा गर्दाती रही और करती रही कि 9 मई में अगर कुछ होता तो उनको सजाएं मिल जाती। ले जी, सजाएं मिल गई हैं। अब जो इसके बाद मास्टरमाइंड है उनकी बारी है और इसमें भी कोई चले मतलब शुरुआत जो है वो वर्कर से की गई। आप कह रहे हैं बाद में लीडरशिप की जानिब जाएंगे। एक बात मैं करता हूं, लीडरशिप कोई नहीं बचने वाली। जो इन्वॉल्व है उसने बचना नहीं है। अभी भाई साहब, हर बार जो वर्कर है, सियासी वर्कर, उसके लिए मुश्किलात पैदा होती हैं। हम एक चीज हम भी नहीं भूलेंगे, जब इनकी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट पे हमला किया और चीफ जस्टिस को अपनी जान बचानी पड़ी, वो भी तारीख का हिस्सा है। काश उनको भी इस तरह की सजाएं हो जाती तो फिर ये जुडिशरी के साथ जो अब ये मजाक हो रहा है ये नहीं होता। वो जो 97 में हमला हुआ तो उसको भी ना भूले, वो भी काला दिन था पाकिस्तान की तारीख में। वो उसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बिल्डिंग जहां आप लोग इस्लामाबाद में बैठे हैं, इस पे हमला हुआ तो इनकी पार्टी के लीडर तो आज भी वीडियोस मौजूद है, आप देख लीजिए। तो ये कह देना कि जी उसको बिल्कुल सजाएं दें, बिल्कुल सजाएं दें, लेकिन हमारा मुद्दा है कि ये, और जो हाफिज एहसान साहब कह रहे थे कि लैंड लॉ ऑफ द लैंड है, इस वक्त वो 2D1 और 2 जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, अगर ये मानते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को, उस बेंच को शायद ना मानते हो, उसने डिक्लेयर किया हुआ है कि वो अल्ट्रा वायरस है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसकी अपील चल रही है। आज ये जो सजाएं हुई हैं और लोगों ने सजाएं लगे, और जब जजमेंट सस्पेंड हो तो वो उसके अंदर उसकी वही रिवाइव नहीं। प्लीज एक्सक्यूज मी, अगर ये आप कह रहे हैं तो फिर मैं आपसे क्या बात कर सकता हूं कि अगर सस्पेंड से होता है और सस्पेंशन और आपको जजमेंट दे दूंगा, सस्पेंशन का मतलब ये नहीं होता कि वो जजमेंट खत्म हो जाती है। अगर आपको जजमेंट चाहिए हाफिज साहब तो मैं आपको दे देता हूं सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट। तो ये कह देना कि सस्पेंड है तो वो वापस रिवाइव हो गया, बिल्कुल नहीं। और ये जो ऑर्डर मॉडिफाई हुआ है उसमें लिखा है कि जो भी सजाएं होंगी सब्जेक्ट टू फाइनल डिसीजन ऑफ दिस अपील जो चल रही है अभी, तो ये कहीं अभी इस वक्त लॉ ऑफ द लैंड नहीं है, मैं कह रहा हूं। और ये इस पे कोई करे मैं जजमेंट भी दे दूंगा उस पे कि ये सस्पेंशन का मतलब कभी ये नहीं होता कि जजमेंट खत्म हो जाती है। तो और उन्होंने सिर्फ उसकी ट्रायल की और रोक दिया था कि जजमेंट्स अनाउंस नहीं कर सकते, वो उसको रोक दिया क्योंकि वहां के लोग कहते थे कि यहाँ में सजाएं दो ताकि हम उनकी कस्टडी से निकल के सिविल प्रिजन में चले जाएं, ताकि हम पे प्रिजन रूल्स लग जाएं। वो भी लिखा गया है ऑर्डर के अंदर, क्योंकि मैं उस केस में हूं इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें, मैं वकील हूं उस केस में। तो ये कह देना कि देखिए हर किसी जिसने गलत काम किया है सजाएं, लेकिन हम कहते हैं उनका ट्रायल टेररिज्म कोर्ट में होना चाहिए और प्रोसिक्यूट भी तो गवर्नमेंट ही करती है ना। लेकिन शहादत में कभी कोई नहीं कह सकता कि कोई जुर्म करे उसको उसकी माफी होनी चाहिए। वो काम सवाबदीद कोर्ट की होती है कि वो शहादत देखे और सारी आके उसको सजा दे अगर उसने जुर्म किया है। चलें अभी एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कल से पाकिस्तान तहरीक सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रही है, देखते हैं कि उस पर क्या सूरत हाल बनती है आगे चलकर। अभी ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक से पहले हाफिज एहसान साहब और आबिद जुबैर साहब हमारे साथ थे और सिविलियन के ट्रायल के हवाले से फौजी अदालतों के ट्रायल्स पर बात करते हैं। अभी जरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कल से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करने जा रही है। आज अलीमा खान साहिबा ने बाकायदा तौर पर कहा कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ तो डेफिनेटली कल से उसका जो है आगाज़ हो जाएगा। सायरा बानो साहिबा हमें ज्वाइन कर रही हैं, साबिक रुकन कौमी असम्बली हैं। बहुत शुक्रिया सर साहब आपको भी ज्वाइन करने के लिए। पहले तरह सुन लें कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कह रही है कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हुआ, वो तो तैयार है मुज़ाकरात के लिए। तो सुनिएगा उमर अयूब साहब को। खान साहब ने मुज़ाकराती टीम बना दी थी, उनका एक जेस्चर था। कोई कल को ये ना कहे कि पीटीआई ने मुज़ाकराती टीम नहीं बनाई। हुकूमत गैर संजीदा है। हुकूमती जो लोग हैं उन्होंने अडयाला जेल में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब तक हमें रसाई नहीं दी है मुज़ाकराती टीम को।
ये आपने सुना जी, उमर अयूब साहब क्या बता रहे हैं कि अभी तक कोई राब्ता नहीं हो पाया। शौकत साहब ये बताएं कि कोई राब्ता हुआ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बाज़ाब्ता तौर पे, या कल फिर सिविल नाफरमानी कल शुरू करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? देखिए जी, मेरे ख्याल से सिर्फ टॉक शो की हद तक जो लोग आते हैं ना, वो शुरू में तो आपको पता है कि वो कहते हैं जी हम वेलकम करते हैं, लेकिन बाद में शायद जो हम कहते रहे कि जी ये बेख्तियार गवर्नमेंट है, तो वो भी साबित हुआ। और आज तक ये नहीं मालूम है, हम पे तो इल्जाम लगाते हैं कि जी हम मुज़ाकरात किससे करें। हमारी तो टीम मौजूद है, लेकिन ये बताएं कि गवर्नमेंट में किसके साथ मुज़ाकरात, क्योंकि एक वजीर का एक मौक़िफ़ होता है, दूसरे वजीर का दूसरा मौक़िफ़ होता है। और ये आहिस्ता आहिस्ता एक दिन बीच में आज था, मैं उम्मीद थी कि गवर्नमेंट जो है किसी तरीके से संजीदगी का मुजाहरा करेगी और राब्ता हो जाएगा, लेकिन बदकिस्मती से ऐसा कोई राब्ता नहीं हुआ। और कल मोहसिन नकवी साहब आए थे, सीएम से मिले थे, ऑल दो अपेक्स कमेटी और पारा चनार की सूरत हाल पर बात हुई। डेफिनेटली जब मिले होंगे, जब तन्हाई में भी मिले, काफ़ी देर उनकी मुलाकात रही, 1 to 1 भी मुलाकात हुई, तो उस पर भी कोई बात नहीं हुई? मेरे इल्म में नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि सीएम साहब ने ऐसी कोई बात नहीं बताई, और होते तो वो बिल्कुल कह देते हो। लेकिन मेरे ख्याल से वो अमन अमान के हवाले से ही बातचीत हुई, और होनी भी चाहिए थी। देखिए पॉलिटिकल लोग हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि गवर्नमेंट जो है वो अपने पाँव क्यों कुल्हाड़े पे मारना चाहती है। ये इतनी बड़ी पार्टी को अगर कोई ये कहे कि जी आप कुछ भी कह लें, लेकिन इस वक्त लोग इमरान खान के साथ हैं, 70% पाकिस्तानी, चाहे वो मुल्क से बाहर हैं चाहे वो मुल्क के अंदर हैं, लोग चाहते हैं और वो इमरान खान को ही वो करते हैं। तो इस तरह एक इतने पॉपुलर जमात को इस तरह इग्नोर करना, और सिर्फ इस मकसद के लिए कि जी वो चाहते हैं कि शायद उनके पास इख्तिदार है, रियासत की ताकत है, और ताकत के जरिए इसका फायदा क्या होगा? क्योंकि जितना ये दबा रहे हैं पार्टी को, जितना ये नुकसान पहुंचाने की कोशिश, इतनी पॉपुलर हो रही है, तो सियासी तौर पे तो नून लीग और पीपल्स पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। ये तो समझ ही नहीं पा रहे हैं, इनका क्या ख्याल है, कल ये इलेक्शन नहीं लड़ेंगे क्या, ये कल अपोजिशन में नहीं आएंगे, कल कुछ, यानी ये समझते हैं कि सारी जिंदगी इख्तिदार में रहेंगे, जो कुछ कवानीन ये लागू कर रहे हैं इस वक्त। ऐसा तो देखा ना, मॉडल टाउन का कोई वाकया कोई भूल सकता है? अगर वो उस पर भी इंक्वायरी शुरू हो जाए और सही तौर पे इंक्वायरी हो जाए, तो और उस पर सजाएं हो जाए, तो होनी भी चाहिए, उस पर भी फिर होनी चाहिए। जिस तरीके से लोगों को मारा गया, इसी तरह सुप्रीम कोर्ट का जो ज़ुबैरी साहब ने हवाला दिया, तो देखिए हर पॉलिटिकल पार्टी से गलतियां हुई है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुज़ाकरात से भागना, इसका मकसद ये है कि आपके पास कोई दलाइल खत्म है, कोई दलाइल नहीं है आपके पास, कोई आर्गूमेंट नहीं है, इसलिए आप फरार चाहते हैं। तो ये देखें, मेरे ख्याल से नुकसान मुल्क का होगा। आप तो एंजॉय कर रहे हैं अपने इक़्तिदार को, लेकिन अब हुकूमत ने भी एक बीच में कहा है ना कि पाकिस्तान तहरीक साहब अपनी जो मुज़ाहमत की पॉलिसी है उससे बैकफुट पे जाए, फिर मुज़ाकरात आगे हो सकते हैं। इख्तियार भाई साहब, बैक चैनल किसी सतह पे कोई राब्ता हुआ है अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ बाज़ाब्ता तौर पर? कुछ खबरें इस तरह की आ रही हैं कि हुकूमत ने ऑफर किया है मुज़ाहमत छोड़ें फिर डायलॉग होगा। देखिए बात तो सारी क्लियर यहाँ से होती है ना, मुज़ाकरात के लिए एक माहौल होता है जो हुकूमत कर सकती है। हुकूमत आपको प्लेटफॉर्म देगी, और आपका भी काम है कि आप अपनी तड़ियाँ और जो दशनाम तराजियाँ हैं आपको वो छोड़नी पड़ती हैं। आप एक तरफ कहते हैं कि 9 मई के किरदारों को छोड़ दे, दूसरी तरफ कहते हैं कि ये तमाम सियासी कैदी हैं इनको माफ कर दे। हालांकि आज आपने देख लिया कि उनको किस तरह सजाएं सुनाई जा रही है। कर्नल शेर के मुजस्समे को तोड़ने वाला, एमएम आलम के जहाज को जलाने वाला, जीएचक्यू पर हमला करने वाला, रेडियो पाकिस्तान को राख का ढेर बनाने वाला, ये कहते हैं कि उनको इसी तरह छोड़ दें। ये मुमकिन है? ये नहीं हो सकता। वो बंदा जो फौजी वर्दी को पकड़ के इस तरह कहता है ये इनकी हमने वर्दी हम इनकी उठा के ले आए हैं ऐसी की तैसी, अब उनको ये कहते हैं कि ये सियासी कहती है, ये तो नहीं हो सकता ना। ऊपर से आप ये कहते हैं कि हमने साथ में सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी है। तो यार एक तरफ आप तड़ी देते हो, दूसरी तरफ बदमाशी करते हो, और आगे से आप कहते हो कि हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो। मुज़ाकरात करने का भी कोई तरीका होता है, उसके कुछ TRs होते हैं, कुछ टर्म्स ऑफ रेफरेंस होते हैं, आपको उसको तय करना होता है। माहौल दोनों साइडों से जब तक हम लेकिन चलिए अब तो स्पीकर ने भी ऑफर कर दी है कि TRs बनाए, ऑल्दो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है, पहले जो अपोजिशन जमातें हैं उनके साथ मिलकर भी कोई TRs बनाए फिर हुकूमत की जानिब जाए। चलिए सायरा बानो साहिबा को भी शरीक गुफ्तगू करते हैं। सायरा साहब, आप पार्लियामान का हिस्सा नहीं है, मेरे ख्याल से कैपिटल से दूर परे बैठ के सारी ये सिचुएशन को डेफिनेटली मॉनिटर कर रही होंगी, कैसे देख रही हैं? 9 मई वाक़यात, सजाएं हो रही हैं, उसके ऊपर दूसरी जानिब डायलॉग की बातें हो रही हैं, एक हिजान की कैफियत है इस टाइम पाकिस्तानी सियासत में। अस्सलाम वालेकुम। आप
9 मई के वाकयात की बात कर रही हूँ। वैसे अगर 9 मई पे बात करनी थी तो आपको फैजल हसन चौहान को, फारूक हबीब को, मुराद रास को, अंदलीब को, जो माफी मांग के गंगा नहा लिए और पवित्र हो गए, आपने तो उन सबको बुलाना था ताकि वो इसके ऊपर रोशनी डाल सके और उस तमाम जो उनकी सैर हासिल गुफ्तगू से हम लोग भी मुस्तफीद होते हैं। बाकी कुछ नाम देखे, चेहरे देखे तो वो अफसोस हो रहा था, मतलब ओवरऑल मुल्की सियासत पे, कि जिनको सजाएं हुई है ना उसमें कोई लीडर है, ना उसमें कोई बड़ा नाम है, ना किसी का बच्चा है, फंसा तो गरीब का बच्चा फंसा। बाकी ये कि 9 मई पे गुफ्तगू मैं इसलिए नहीं करना चाहूंगी कि मुझे तो पहले जिन लोगों को माफी दी गई है, जो पवित्र हो गए, मुझे पहले उनकी कोई आके बता दे कि वो किस तरीके से, और तो फिर मैं बाकी इस चीज पे मैं बात कर लूंगी। और फिर आपने चलिए ये पॉलिटिकल डायलॉग की जो बात है, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहले राजी नहीं हो रही थी, अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ राजी हो गई है मुज़ाकरात के लिए। अब हुकूमत उस तरह से लिफ्ट नहीं करा रही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। देखिए वैसे हुकूमत के हाथ में तो कुछ नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं कि हुकूमत में बैठे हुए लोगों के हाथ में कुछ है और वो लिफ्ट नहीं करवा रही, तो मैं नहीं समझती कि ये ऐसे। बाकी ये कि मुज़ाकरात होने चाहिए, और ये अब से नहीं, कब से हम लोगों की भी यही ख्वाहिश थी कि जब ये सिलेक्शन से पहले एक कमेटी बनी थी और उसमें सभी गुफ्तगू कर रहे थे, तो मामलात उस वक्त सारे होने चाहिए। लेकिन अब मुझे बताएं कि पुलों के नीचे से इतना पानी गुजर गया, तो बस बैठ के मामलात अब मुल्क के ऊपर खुदा के वास्ते रहम कर लें कि ये जो आप देख रहे हो कि पिछले 2-2.5 साल से जिस तरीके से हो रहे हैं, फिर हम सुनते हैं कि जी मईशत वो सीधी हो रही है, स्टॉक एक्सचेंज ये हो रहा है, वो हो रहा है, लेकिन बाखुदा मैं भी, आपने कहा ना कैपिटल से दूर बैठी हुई हूँ, तो थोड़ा अब मैं जरा घर के ऊपर तवज्जो दे रही हूँ, तो वो जरा फिर मुझे डेली बेसिस पे ग्रोसरी और जो जरूरत है जिंदगी की चीजें हैं उनके रेट्स भी पता चलते रहते हैं। और मैं तो बहुत परेशान हूँ कि अगर हम जैसे लोग परेशान हैं तो 20-25 हजार रुपए कमाने वाले का क्या हाल होगा। हालांकि नून की वजीर मोहतरमा कहती हैं कि उनका 1,90,000 में भी गुजारा नहीं होता। वो तो पे है, बाकी पर्क चीजें अलग, लेकिन उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं, उनकी बरात तनख्वाहें बढ़ गई हैं, उनका गुजारा नहीं हो रहा था, उनकी तनख्वाहें बढ़ गई हैं। तो देखिए काम भी तो बहुत मुश्किल है ना, आके जो एक हुकूमत है ही नहीं उसको सिरे से उसको डिफेंड करना, उनकी हर गलत बात को डिफेंड करना, हमें ये बताना कि ये जो रात है ये दिन है, हमें ये बताना कि यहाँ पर आइन और कानून की बालादस्ती है, नौकरी मुश्किल है। चले ये इख्तियार वली साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, उसके बाद शौकत साहब से क्वेश्चन करना है। इख्तियार साहब जी क्या कहना चाहते हैं? जी आपके शो में पीटीआई के 3 स्पोक्स पर्सन बैठे हैं, एक शौकत साहब हैं, एक जुबैरी साहब हैं और सायरा बानो साहिबा भी आ गई। ये जीडीए से साहब का रुकने को भी असेंबली है सर, वो लैंग्वेज से पता चलता है कि कौन किसका स्पोक्स पर्सन है, उसका समझ आ रही है उसकी। बहरहाल मैं आपको एक बात बताता हूँ कि देखिए जो ये बातें बता रही है ना, मुझे इसको रिस्पॉन्ड करना भी जरूरी है। क्या जो 4.25 साल जिस असेंबली में आप बैठी थी तो उसमें क्या दूध और शहर की नदियां जो थी बह रही थी? क्या आप जिस असेंबली में थी सायरा बानो, आप बताएंगी कि उसको कर्नल लियाकत नहीं चलाता था? आज आपको इदारों पे उंगली उठाते हुए बड़ा मजा आता है और आप बड़े फखरिया अंदाज में उस पर बात करती है। जब आप जिस असेंबली में थी, आपको जनरल बाजवा ने, आपको जनरल फैज की रिजीम ने, साकिब निसार की अदालतों ने और उमर अता बंदियाल की अदालतों ने, खोसा की अदालतों ने आपको सपोर्ट नहीं किया। और उस वक्त जब आप आई थी असेंबली में तो पेट्रोल का 1 लीटर 65 रुपए का था। जब आपकी असेंबली अदम एतमाद हुआ उस वक्त पेट्रोल का लीटर कहां पहुंचा था? तो आप भी उसमें क्या खुद को शरीक समझती हैं? क्या अगर आप पीटीआई को सपोर्ट नहीं करती, आप जीडीए को सपोर्ट करती है, तो क्या सायरा बानो आप बताना पसंद करेंगी कि उस वक्त जिस हुकूमत को आपने सपोर्ट किया और जो खून आपने अपने हाथों पे लिया। चले आप 3-4 एक साथ सवाल पूछ लीजिए, सायरा साहब इनका रिस्पॉन्ड कर दे, फिर मुझे शौकत साहब की तरफ जाना है प्लीज। जी ये बात वो कर रहे हैं ना, बाकी 2 को छोड़कर इख्तियार वली साहब का लगता है मुझको के सारे जवाब मैं दूं। आपकी बात बिल्कुल 100% दुरुस्त। इसी तमाम जो आपने गठ जोड़ बताया, उस गठ जोड़ का हमें सिंध में नुकसान हुआ। 2018 में हमारी सीटें ले ली गई। इख्तियार वली साहब जिस वक्त राना सनाउल्लाह पे केस बना, जैसे कि अभी केसेस बन रहे हैं सियासी केसेस, तो राना सनाउल्लाह पे जब केस बना था तो मैं एक वाहिद खातून थी असेंबली में जो खड़ी होके इस चीज को मैंने वो किया था कि ये जो केस बने
वो गलत बना है। मैं वो तो राना आपको भी सनाउल्लाह के केस की बात नहीं कर रहा, मैं ये कह रहा चले। हूँ कि जब कर्नल लियाकत आपकी स्टीयरिंग व्हील पर बैठा था असेंबली के, आप उस चले वक्त चले 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 क्यों एक, नहीं एक, एक बोली? ब्रेक ले लेते हैं। लेकिन सियासत में जो तलखी है इसको कम करने की बात हो रही है और खसूसन ये कहा जा रहा है कि बानी पीटीआई को इस पर मार जाए। जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाहर लीडरशिप है उनका तरह नरम गोशा इख्तियार किए हुए है। बानी पीटीआई जो जेल में है उनकी जानिब से एक सख्त बयानिया देखने को मिला। शौकत साहब से पूछेंगे क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बाहर क़यादत मौजूद है वो कायल कर पाएगी बानी पीटीआई को। उससे पहले एक ब्रेक लेते हैं। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बानी पीटीआई के रवैये में जो तलखी है उसको कम करने की बात है। शौकत साहब, क्या जो बाहर लीडरशिप मौजूद है, आप लोग हैं माकूल बात कर रहे होते हैं, उस तरह रिजिड नहीं है, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, काफ़ी अरसे से आप लोग बात करते हैं, बिला आखिर बानी पीटीआई भी उस पर राजी हुए। क्या जो सियासत में तलखी है उसकी बाहर लीडरशिप है, बानी पीटीआई को उसमें कायल करने में कायल हो जाएगी, कामयाब की तरह उसमें कमी लेकर आए? देखिए जी, सारा रास्ता मुज़ाकरात से निकलता है। अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाए तो बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। ये जो सियासी तलखियां होती हैं उसकी मेन वजह भी ये होती है कि जब मुज़ाकरात खत्म हो जाते हैं ना तो फिर तलखियां शुरू हो जाती हैं, और जब बातचीत होती है तो कहीं ना कहीं से रास्ता निकल आता है। और इस वक्त जो मुल्क के हालात हैं वो भी मतलब ये कि अफोर्ड नहीं कर सकते हैं इन तलखियों को, क्योंकि आगे जाके वही चैलेंजेस हैं। हम अगर सिविल नाफरमानी की तारीख जितनी भी हो, कोई कहता है जी कामयाब नहीं होगी, चलो अगर 3-4% भी कामयाब हो जाए ना तो 4% से भी 3-4 बिलियन डॉलर्स बनते हैं। तो क्या 3-4 बिलियन डॉलर्स ये हुकूमत बर्दाश्त कर लेगी अगर कम पड़ जाए? एनुअल फिगर दे रहे हैं आप 3-4 बिलियन डॉलर? जी एनुअल। ये हमारे देखे ना, हमारे तकरीबन कोई 33 बिलियन डॉलर जो है हमें रेमिटेंसेस आते हैं सालाना। और उसमें जब हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है ना, उसमें जब वो विजिट करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 3-4 बिलियन डॉलर वो हो जाते हैं। तो ये मिलके तकरीबन 34-35 बिलियन डॉलर बनते हैं टोटल। तो उसमें अगर सपोज, क्योंकि ये तो सब जानते हैं ना कि ओवरसीज पाकिस्तानी पीटीआई के साथ हैं और अक्सरियत पीटीआई के साथ है, तो अगर सपोज ये कहते हैं कि जी बहुत सारे लोग अपने घरों को पैसे भेजते हैं, बिल्कुल मैं मानता हूँ, ये मिडिल ईस्ट के लोग जो है ज्यादातर भेजते हैं जी। लेकिन जो बाहर यूके में है, अमेरिका के अंदर है, यूरोप के अंदर है, वो लोग जो है वो पीटीआई के साथ खड़े भी हैं, आप देख भी रहे हैं। वहां पे उन्होंने मुजाहरे भी किए, सब कुछ किया। तो अगर 100% नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि 4-5% भी अगर रेमिटेंसेस भेजना बंद कर देना तो वो भी 3-4 बिलियन डॉलर बनते हैं। और वो ये कैलकुलेशन आप देख लें, आप मैं जो कह रहा हूँ अगर शौकत साहब ये भी कामयाब नहीं होती। इससे पहले हमने देख लिया यूएन में लेटर लिखकर देख लिए, यूरोपीय यूनियन से रब्ता कर लिया, अमेरिकन पार्लियामेंट में करारदादें आ गई, बहुत से चीज़ें हमने देख ली, कोई रिलीफ नहीं मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। अगर यहाँ इससे भी नहीं मिलेगा तो फिर आखिरी ऑप्शन क्या होगी? नहीं देखिए, ये तो सियासी स्ट्रगल होती है ना, जब यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है, जहाँ पे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हो रही है। अभी कौन सा हमें रिलीफ मिल रहा है ना, ऑलरेडी आप देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ को दीवार से लगाने की पूरी कोशिश हो रही है। तो जाहिर है अपोजिशन जो है वो एहतजाज ही कर सकती है, पुरअमन एहतजाज। आप देखें ना, लाहौर में इन्होंने हमें एनओसी दे दी कि जी जलसा कर लें। जब उसके लिए जा रहे थे तो जगह जगह कंटेनर खड़े किए, आंसू गैस की शेलिंग की। इस्लामाबाद के अंदर आप देखें, यहाँ सिंजानी में जो हमारा जलसा हो रहा था उस पर कितने कंटेनर लगाए गए। तो ये सारी चीजें वो हैं कि इनकी किस बात पे हम एतमाद करें। और अगर जैसा आपने कहा कि क्या ये कायल कर सकती है लीडरशिप, बिल्कुल कर सकती है। अगर मुज़ाकरात शुरू हो जाते तो ये कोई देखे ना, उन्होंने तो अपनी हुज्जतें तमाम कर दी ना, उन्होंने तो कह दिया कि भाई मुज़ाकरात करें। इमरान खान जैसा बंदा कह रहा है कि मुज़ाकरात करें, तो मुज़ाकरात का मकसद ये था कि ये जो चीजें आ रही हैं ये बड़ी सख्त हैं और ऑप्शन भी नहीं है हमारे पास इसके अलावा। तो हम सब चाहते थे कि ये इस बात तक नौबत ना आ जाए, लेकिन बिला आखिर कायल किया बानी पीटीआई को मुज़ाकरात की। सारे सभा सिविल नाफरमानी की तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको अपने आखिरी कार्ड के तौर पे इस्तेमाल कर रही है। क्या लग रहा है इन हालात में इसमें कामयाबी मिलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को? देखिए, अगर मेरे ख्याल में कुछ शर्तें रखेंगे, अगर वो बानी इमरान खान साहब वो शर्तें कबूल करेंगे तो मुज़ाकरात कामयाब है। बाकी ये कि इनको चाहिए कि जो थोड़ा से बड़ेपन का मुजाहरा करें, हुकूमत के जो भी मुख्तलिफ हल्के हैं, क्योंकि इस वक्त ताकत है उनके पास है, और जिनके पास ताकत होती है
वो इस वक्त अभी पीटीआई जाहिर है एक दूसरी पोजीशन में है, तो मुल्क कौम का ख्याल कर ले, अपनी जो अना है उस अना को थोड़ी देर के लिए पसे पुश डाल दे, एक कदम आप पीछे हटे, एक कदम आप पीटीआई को कहें, बाकी जमातें इसमें किरदार अदा करें और इस मुल्क के ऊपर रहम करें। दूसरी आखिरी छोटी सी बात, इख्तियार वली साहब से रिक्वेस्ट है कि अभी नेक्स्ट आप तो जाहिर है हुकूमती रुकन है, मतलब जाहिर है क्या कहते हैं उसको, हिस्सा है पार्टी का, बिल्कुल जी हिस्सा है हुकूमती उसका। तो देखिए आप इन चैनल्स वालों को कहें कि सिंध के मसाइल पे गुफ्तगू करें। जब मुझे बुलाया जाता है, ना सिंध के इंडस रिवर पे गुफ्तगू होती है, ना सिंध की करप्शन पे बात होती है, ना जो कैनाल निकल रहे हैं जो हम पर जुल्म हो रहे हैं ना उस पे बात होती है। किसी ने ये नहीं पूछा कि यहाँ पर क्या, तो जिस वक्त वफाक की और जो इस वक्त कौमी गुफ्तगू चल रही है, तो उस पर जब आप मुझसे मेरी राय लेंगे, तो मैं ना किसी की नौकरी करती हूँ ना किसी की चाकरी करती हूँ। फिर जो मैं देखती हूँ और जो मेरा ज़मीर कहता है कि सच को सच भी कहना हक है, तो मैं वही कहती हूँ। तो वो इनके दिमाग में ये होता है कि पता नहीं मैं किस पार्टी की साइड ले रही हूँ। तो मसाइल पे गुफ्तगू करें। लेकिन ये जो मेरा साफ़ी और तेरा साफ़ी वाली ये सूरत हाल तो पाकिस्तानी सियासत में है और ये माजी करीब में ही चले शुरू हुई है। अच्छा इख्तियार साहब, एक तो इनको रिस्पांस भी कर दें और सेकेंडली ये बताएं कि कंस्ट्रक्टिव डायलॉग देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो मौका है उसमें खासी तब्दीली देखने को मिल रही है। क्या आप ये बताएं कि कोई इस तरह की ऑप्शन भी दी गई है, बैक चैनल से खबरें आ रही, कुछ राब्ता भी हुआ है बानी पीटीआई को पेशावर मुंतकिल करने के हवाले से, या फिर बनी गाला में कोई मामला कूल डाउन करने के लिए कोई कोशिश? सहरा बानो, उठ ससिए पे खबरें, मुझे वो शेर आपको देख के वो याद आ जाता है कि उठ ससिए पे खबरें तेरा लुटिया शेर बबूर, और दूसरा है कि कुछ इस तरह के रांझे बजा चराइया ते डोली ले गए निखेरे। तो अच्छा होता कि जिस तरह आप आज बोलती हैं, कभी उस वक्त भी आप जमहूरियत के लिए ऐसे बोलती तो अच्छा होता। आज आप सिंध के लिए बोलती हैं, तो जब आप असम्बली के मेंबर थी और पीटीआई की हुकूमत थी, कभी उस वक्त भी आप इसी तरह सिंध के लिए बोलती तो अच्छा ही होता। लेकिन आपकी हुकूमत चली गई तो उसके बाद आपका जो है तो आवाज तवाना हो गई और बड़ी ताज़ा भी हो गई। अल्लाह तवाना रखे, मुल्क कौम के लिए आप आवाज उठाती रहे, अच्छी बात करती रहे, हम आपकी हर अच्छी बात को सपोर्ट करते रहेंगे। आदिल भाई, आपने पूछा राब्ता इनका रहता है, राब्ता इनका रहता है, स्पीकर ऑफिस के जरिए भी रहता है। इसके अलावा एक दो मिनिस्टर्स हमारे ऐसे हैं जो जिनके साथ इनका हमेशा राब्ता रहता है और ये राब्ते में रहते हैं। और इस वक्त कोई इस तरह की कोई बात ज़ेर गौर नहीं है कि इमरान खान को पेशावर या बनी गाला मुंतकिल किया जाए। फिलहाल जो जनरल फैज का कोर्ट मार्शल है उस पे फोकस्ड है, वो हो जाए, उसकी सजाएं हो जाए और उसमें ये तयन हो जाए। उसके बाद ये तयन होना बाकी है कि जनरल फैज ने ये सारे काम, ये सारा इंतशार और ये फसाद जो बर्पा किया था, ये जो 9 मई हुआ था, और ये पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट जो उनकी थी, ये उनकी अपनी ख्वाहिश थी या इसमें इमरान खान शरीक थे? तो कितने शरीक थे? या इसके मास्टरमाइंड इमरान खान ही थे या और उनकी पार्टी थी और उनके जो किचन कैबिनेट के 6, 7, 8 लोग थे वो थे? ये तय होना बाकी है, उसके बाद ही फिर देखी जाएगी। अब तो मामला बड़ा खुल के आ गया है, ये भी बड़े खुल के आ गए हैं और वहां से इंसाफ ने भी और अदालत ने, कानून ने भी अपना रास्ता ले लिया है। तो एक तरफ कानून अपना रास्ता ले रहा है, दूसरी तरफ इनके इस सर्दी के मौसम में, ठंडे ठिठुरती सर्दी और दिसंबर में इनके पसीने छूट रहे हैं और इनकी बातों से हमें लग रहा है कि जैसे चोर की जो है ना वो चोरी पकड़ी जानी होती है और उसकी दाढ़ी में तिनका भी निकल आता है, अपनी दाढ़ी पे हाथ फेरते रहते हैं, तो इनकी हालत वो हो गई है। तो अगर किसी ने चोरी नहीं की है, किसी ने प्याज नहीं खाई, तो उसके मुंह से बू नहीं जाएगी। जिन लोगों का नाम, जिन खवातीन का नाम सायरा बानो ले रही है कि फलानी 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 ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस फलाने ने भी साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की, दे वर नॉट बीन इन्वॉल्व इन 9 मई। जो इन्वॉल्व नहीं था उसने पीटीआई से खुद को अलग किया, और जो इन्वॉल्व थे वो उधर ही रहे,
वो तो डिफरेंशिएट हो गया, ब्लैक इज ब्लैक एंड व्हाइट इज व्हाइट। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी कोई वीडियोस वगैरह नहीं है। आप जो कह रहे हैं ना, वो जिस तरह सायरा से बात कर रही थी, जिन लोगों ने पार्टी से अलहदा हो गए उनको तो क्लीन चिट मिल गई, लेकिन जो लोग साथ खड़े थे सारी मुश्किलात उन्हीं के लिए हैं। देखिए, जो बंदा इन्वॉल्व है, आज जिस बंदे को सजा हुई है आदिल, क्या आप इसमें कोई बंदा इस टॉक शो में बैठा हुआ कोई बंदा उसको डिनाई कर सकता है कि उसकी वीडियो किसी ने नहीं देखी? क्या रहमतुल्लाह है या शान है या दूसरा है या रमजान है? इसमें किसी बंदा, कोई ऐसा बंदा है जिसकी वीडियो आपने नहीं देखी? मैंने तो देखी है, शौकत साहब ने भी देखी होगी, सायरा बीबी ने भी देखी होगी, सबने देखी है। तो जो इन्वॉल्व है उसने छूटना नहीं है, और जो इन्वॉल्व नहीं है उसको गलत तरीके से केस में डालना नहीं है। ठीक है, वो भी गलत है। चले, हुकूमत के पास आप ये कह रहे हैं कि एविडेंस मौजूद है, जो लोग मुलविस हैं उनको सजाएं मिलेंगी, जो मुलविस नहीं होंगे बिला आखिर वो अदालतों से रिलीज हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों का आज के प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में इस टाइम जो सूरत हाल है, ऑल्दो 9 मई एक अफसोसनाक वाक़या है, सजाएं मिलनी चाहिए, लेकिन साथ साथ सिस्टम आगे चलाने के लिए मुज़ाकरात भी बहुत ज़रूरी हैं, जिसके लिए हुकूमत और अपोजिशन को बिला आखिर एक साथ बैठना होगा। आज के प्रोग्राम से हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।